नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष गारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस सक्सेस पे चर्चा के प्रोग्राम में हमारे साथ जितेश वोरा जी है, जो कि राजकोट से बिलोंग करते हैं। इन्होंने 32 ईयर्स 32 साल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर और बाद में एज ए एसबीए काम किया, और उसके बाद 2018 में रिटायरमेंट के बाद एज ए एलआईसी एसोसिएट वो फिर भी ये काम कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया बात है कि उन्होंने लगभग 66 से ज़्यादा टीम मेंबर्स को एक अपॉर्चुनिटी दिया जिसके माध्यम से वो पैसा कमा पाए। उनकी ज़िंदगी भी बहुत ही बढ़िया रूटीन से हम चर्चा करने वाले हैं। ना केवल अपने बिजनेस में अपने काम में अच्छा काम करके उन्होंने ग्रोथ किया, उसके साथ ही डिवीजन में जोन में भी उनका काफ़ी नंबर रहा, प्लस अपने परिवार के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया। उनके दो बच्चे दो बेटे भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे से सेटल हो गए हैं, एक जर्मनी में एक अहमदाबाद में। बहुत ही बढ़िया सक्सेस स्टोरी हम उनसे जानना चाहेंगे। तो हम वेलकम करते हैं जितेश कुमार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया बढ़िया। बढ़िया तो बढ़िया। सबसे सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा वो यही पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो जानकारी मुझे मिली तो उसमें ऐसा स्टार्ट में मैंने पढ़ा कि आप अपने ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ था आपके ज़िंदगी में जब आप हॉस्टल में रहा करते थे, और उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि आपने 3 दिन तक शायद से भोजन नहीं मिला, यानी कि भूखे थे, और उसके बाद आपने बहुत बढ़िया जर्नी को टर्न किया। तो वहां से थोड़ा सा आपके बारे में बताइए, बहुत ही अच्छा लगेगा सुन जानने के लिए। वो दौर था 1983 का। और अच्छा। सौराष्ट्र में, पर्टिकुलर गुजरात में दुष्काल था। ओके। बारिश ना होने की वजह से हाँ हाँ। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग्स करता हूँ, तो अच्छा। जो ये लो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता था, तो हम्म। गांव से पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई। तो क्या करे, फिर 3 दिन ऐसे ही बिता दिए। बाद में जो हमारा जो होता है ना, टी कैंटीन वाला, उनसे हम्म। थोड़ा पैसा उधार लेके हमने थोड़ा अगरबत्ती का बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। दुकान दुकान या फैक्ट्री फैक्ट्री जाके थोड़ी अगरबत्ती बेची। और हम्म। इसके बाद एक पॉलिटिकल लीडर के कांटेक्ट में आए, अच्छा। और उनकी सहायता ओके। से एक ओके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हम लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में 2 साल काम करने के बाद हम्म। हमने एलआईसी में अप्लाई किया था, और वहां मुझे एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर सिलेक्शन मिल गया। अच्छा। वेरी ये गुड। एलआईसी में आने से पहले की मेरी जर्नी रही। अच्छा। थोड़ा और संघर्ष वाला। संघर्ष वाला रहा। हाँ जी आपने आपने दो चीजें बताई। एक तो कोई अगरबत्ती के बारे में हाँ आपने बताया कि वो हाँ जी बिजनेस भी आपने किया। हाँ जी। दुकान दुकान जाके वो फेरिया वाले नहीं बेचते वैसे। अच्छा अच्छा, तो ये एक क्योंकि वो प्रकार से तो हम वो कह तो सर सकते क्या हैं। था कि सुबह शाम खाने के लिए 2 वक्त का रोटी चाहिए थी, और स्कूल ओके। कॉलेज की फीस भरने के लिए थोड़ा पैसा चाहिए था। अच्छा। और दुष्काल था, तो गांव से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी। ओके। तो वहां से मार्केटिंग का थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस वहां हाँ से जी आगे ऐसे कह सकते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी सर। और बहुत ही सही समय पे आपको लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी की अपॉर्चुनिटी भी मिला। हाँ जी ठीक सर, है। हाँ जी एलआईसी में आपने जब काम करना स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से लगभग आपने 23 साल एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर काम किया, उसके बाद में एसबीए करके आपको पदोन्नति मिल गया। तो थोड़ा सा आपका जर्नी के बारे में बताइए कि जब आपने स्टार्ट किया था तब उस दौर में एलआईसी में रिक्रूटमेंट का प्रोफेशन को कैसे चैलेंजेस क्या क्या थे उस समय, क्योंकि हो सकता है आज तो लोगों को पता है कि इंश्योरेंस में एलआईसी में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन आज से 20-25 साल 30 साल पहले शायद से ये अपॉर्चुनिटी जो नए लोग होते हैं जो आना चाहते हैं शायद से उनको नहीं पता थी। तो क्या सर। चैलेंजेस थे आपके उस समय और कैसे आपने स्टार्ट किया था? सर, उस वक्त का दौर अलग था। 1986 में मेरा जो ओके। पहला पोस्टिंग था, हाँ हाँ। वो एकदम रूरल ब्रांच, ध्रांगध्रा ब्रांच है, आज भी भावनगर डिवीजन में आता है, वहां हुआ। और उस वक्त एलआईसी का जो है इतना पॉपुलैरिटी नहीं था। हम्म। और हमारा जो हमने रिक्रूटमेंट हुआ, उसके बाद कंफर्म होने के लिए जो टारगेट दिए गए थे, वो भी उस वक्त तो हमने टफ लगते थे। आज के दौर में वो सब इजी लगते हैं। तो हम्म। हमने 12 महीने का वक्त दिया गया था, लेकिन बाय गॉड ग्रेसिंग, और जो मेरा एलआईसी ज्वाइन करने से पहले का मेरा थोड़ा संघर्ष था, हम्म। उनकी वजह से जो एक आग लगी थी, तो मैंने वो 3 महीने में पूरा कर दिया सर। क्या बात है। हाँ जी सर। वहां ना ही तो कोई मेरा रिश्तेदार था, ना ही तो कोई मेरी पहचान वाला था, ना ही तो कोई मेरी जाति वाला था। ध्रांगध्रा ओके। ब्रांच एकदम डीप रूरल एरिया है। और वहां से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ, तो 3 महीने में मैंने पूरा कर दिया। तो उस वक्त हमारे जो मैनेजर सेल्स हुआ करते थे, उनको डाउट हुआ कि ये बंदा राजकोट का लड़का ध्रांगध्रा में जाके जो 12 महीने का टारगेट 3 महीने में कैसे पूरा कर दिया। तो उन्होंने मेरे ब्रांच मैनेजर को फोन करके बोला, इसका मुझे दूसरी बार इंटरव्यू लेना है। अच्छा। तो फिर मैं राजकोट इंटरव्यू देने के लिए आ गया। तो मैनेजर सेल्स साहब ने बोला, तू राजकोट का है यार, तो मुझे डाउट है कि तुमने यहाँ की कोई एजेंसी वहां प्लांट की होगी, राजकोट के किसी लोगों की पहचान वालों की। मैंने कहा, सर देखो, जो भी एजेंसी मैंने वहां रिक्रूट की है, वो इंटरव्यू मेरे ब्रांच मैनेजर ने लिया है। आप मुझ पर डाउट करते हो,
तो सही तरीका, सही जानकारी का यही मेरे ब्रांच मैनेजर को पूछ लो। सही है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें मिलना चाहता था, तुमने 3 महीने में कैसे किया वो जानना चाहता था। ओके तो ओके। मैंने सिर्फ बताया कि मैं शाम को बस स्टैंड में चला जाता था, हम्म। और जिस भी गांव की बस मुझे मिलती थी उस अच्छा। गांव में चला जाता था। ओ। और बस के ड्राइवर कंडक्टर को बोलता था भाई सुबह मेरे को लेके जाने। अच्छा। रात को अननोन गांव के अंदर जाके वहां के सरपंच को मिलता था, जो तलाटी मंत्री उनको मिलता था, वहां का जो पंचायत ऑफिस है उनको खुलवा के वहां नाइट होल्ड करता था, गांव के लोगों के साथ बीमे की बात करता था। बीमे तो किसी के समझ में आता ही नहीं था उस वक्त, वो दौर ऐसा था। सही है गांव सही है। में नाइट होल्ड वहां करता था, खाने पीने का तो कुछ मिलता ही नहीं था। हम्म। और कई लोग बीमे के बारे में समझते हैं, और गांव में जो कोई पढ़े लिखे लड़के होते हैं उनको भी एजेंसी की बात करता था। ऐसा करके सर मैंने 3 महीने वो अपना पूरा टारगेट किया था, जो प्रीमियम का, पॉलिसी का और एजेंसी रिक्रूटमेंट का। ये मेरी क्या बात शुरुआत है। लेकिन आपने जो शुरुआत एक्सपीरियंस शेयर किया ये बहुत ही करेजियस, बहुत ही साहस वाला एक्सपीरियंस है कि आप जो बस बस मिल जाए उसमें वो जाते थे, और ड्राइवर कहते थे कि अगले दिन मुझे लेके जाना, और हाँ जी सर। अननोन गांव में जाके आप सरपंच से यानी हार्डकोर मार्केटिंग कह सकते हैं इसको। हाँ जी जी सर, जी तो सर। ये बहुत ही अच्छी बात है, और उस दौरान उस समय में ये सब करना डेफिनेटली ग्रेट थिंग है। फिर आपने ये जर्नी स्टार्ट किया, फिर आपके रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो गए, फिर ऐसे करते 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 मेरे ख्याल से आपका जो हाईएस्ट पीक पॉइंट था, लगभग 66 एडवाइजर्स आपके टीम में थे, और बहुत ही अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल से एमडीआरटी भी उसमें से कुछ लोगों ने किया। हाँ जी, हाँ जी, 5 एक लोगों ने टोटल एमडीआरटी किया है, एक साल में वेरी 3 लोगों ने एमडीआरटी किया। बहुत अच्छी और सर बात है। इसमें क्या है, मैं राजकोट आने से पहले ध्रांगध्रा ब्रांच पे भी मैं पहले दूसरे नंबर पे रहता था। अच्छा। हाँ, वो देख के हमारे जो मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट, डिविजनल ऑथोरिटी वहाँ बैठते हैं, उन लोगों को ऐसा लगा कि यह लड़का राजकोट का है, उनको हमने गलत जगह डाल दिया है, अच्छा। चलो उनको अपना रियल प्लेस पे ले आए। अच्छा। तो मैनेजमेंट के थोड़ी क्या बोलते हैं ब्लेसिंग की वजह से मेरा राजकोट में ट्रांसफर हो गया। ओके ओके और ओके। मेरी वेरी वहाँ गुड। वहाँ मेरी 40 एजेंटों की टीम थी, वो मैंने छोड़ दी, यहाँ राजकोट में आके नई टीम बनाई। अच्छा, वो 40 एजेंट छोड़ के आप फिर से नया टीम बनाया आपने। हाँ, तो ये है एलआईसी का, तो ये रूल से ट्रांसफर लेते हैं तो हमारी करेक्ट। पुरानी टीम हमारे साथ नहीं रहती। तो यहाँ पे आके फिर से आपने टीम को जीरो से ग्रो किया। हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, तो 66 एजेंट फिर आपके यहीं पे बने थे राजकोट में। हाँ, राजकोट में, राजकोट में वो तो अच्छा अलग, वो तो वहाँ मैं छोड़ के आया था। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। अब मुझे बताइए, देखिए मैं जितना समझ पा रहा हूँ, सक्सेस पे चर्चा इस सीरीज में हम जनरली फाइनेंशियल एडवाइजर्स को बुलाते हैं, एलआईसी एडवाइजर्स को बुलाते हैं, उनके सक्सेस की बात करते हैं, और हम डेफिनेटली मानते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर के सक्सेस में उनके जो लीडर होते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, एसबी होते हैं, इनका भी बहुत अच्छा सपोर्ट होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे साथ आज इस इंटरव्यू में आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब कोई एजेंट रिक्रूट होते हैं, है ना, हाँ जी वो बहुत जैसे एक छोटा बेबी होता है वैसे नए होते हैं, उनको ये मार्केट के बारे में पता नहीं होता है, उनको बिजनेस के बारे में बैकग्राउंड नहीं होता, सेल्स का हो सकता है एक्सपीरियंस ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी तो सर। वहां से लेके किसी एडवाइजर को सपोर्ट करना, फिर वहां से लेके एमडीआरटी तक लेके जाना, ये जो प्रक्रिया है ये बहुत चैलेंजिंग प्रक्रिया है। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग उनको गाइड करते हैं, फ्रेंड फिलोसोफर करके हम कह सकते हैं, तो ये कैसे रहता है ये जर्नी, कोई नया सर व्यक्ति ये आता है। जैसे हाँ। जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, वैसे एजेंट को पालना पड़ता है। और ओके। मेरा एक रूल्स था, मैं हर सैटरडे या संडे को मेरे घर पे मीटिंग रखता था, एजेंट को बुलाता था। हर संडे को। हाँ, जब तक मेरे बच्चे बोर्ड की एग्जाम में आ गए, 10वें स्टैंडर्ड में वो लोग आ गए, तो मेरे घर पे डिस्टर्बेंस होने लगा। तो करेक्ट। 2003 में मैंने सर अपना खुद का ऑफिस ले लिया। 2003 में आपने खुद का ऑफिस ले लिया था। राजकोट डिवीजन में मेरा पहला ऑफिस था, दूसरे डिवीजन का मुझे पता नहीं। मैंने अच्छा। अपना अपना खुद का एक ऑफिस ले लिया, और छोटा सा क्लासरूम, 15-20 एजेंट बैठे, ऐसा एक क्लासरूम बनाया, और मेरा अपना एक चैम्बर बना लिया। और हम्म। वहां मैं अपने जो अच्छे अच्छे एजेंट उन लोगों को सुबह 7 बजे बुलाता था। अच्छा। 7 बजे हम क्या करते, मेडिटेशन करते थे, विजुअलाइजेशन करते थे, हम टारगेट गोल डिसाइड करते थे, इसके ऊपर विजुअलाइजेशन करते थे, और एक आध हम्म। घंटे का हमारा सेशन रहता था, और बाद में हम काम पे लग जाते थे। क्या बात है, ये आप और वीकली करते थे, कैसे करते थे ये। हाँ, वीकली वीकली सर। वीकली करते थे, संडे को करते थे आप ये। हाँ, हर संडे को। और दूसरा, नया कोई भी प्लान आता है, जो कुछ आता है, तो मेरे साहब लोगों को पता होता है, ब्रांच मैनेजर साहब को, वो सबसे पहले मेरे को फोन करके बोलते हैं, कल तेरे एजेंट को तेरी ऑफिस में बुला लो। साहब लोग सब मेरी ऑफिस में आ जाते थे, उन लोगों को अच्छा लगता था ना। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ पे आने की आदत हो गई थी उनको संडे को, तो हाँ जी, हाँ ब्रांच जी, में भी बुलाना है तो वो आराम से आ जाते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी। तो एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, जैसे आप ये मीटिंग कंडक्ट करते थे, घर में कंडक्ट करते थे, वीकली करते थे, मेडिटेशन करवाते थे, विजन क्रिएट कराते थे, तो ये सपोर्ट डेफिनेटली आउट ऑफ बॉक्स है, यानी कि हम जो जॉब करते हैं उसके साथ में ये अदर देन दैट घर में भी थोड़ा सा उनको प्रोत्साहन देना, कभी कभी आपने हर प्लान को डिटेल में जाके, बारीक में जाके सिखाया भी होगा। हाँ जी तो सर।
तो कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट ऑफिसर में जैसे एक माता पिता के गुण होते हैं वो तो होते ही है कि हमारे जो एडवाइजर्स हैं उनको हमें सपोर्ट करना, उनको ग्रो करना है। लेकिन उसके साथ में क्योंकि मैंने ये भी एक ऑब्जर्व किया है कि जब आपके पास एडवाइजर आते हैं तो वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस उसमें से कुछ लोग सीनियर हो जाते हैं जो सीख चुके होते हैं, कुछ लोग नए होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हर महीना फोन नहीं भी किया तो काम करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4 बार फोन करने के बाद भी हम उनको बहुत पुश करते हैं तो भी वो एक पॉलिसी करने में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे मिक्स क्राउड को मैनेज करना, जैसे हाथ की उंगलियां एक जैसे नहीं होती, वैसे आपके टीम में 40-50 जब एडवाइजर होते हैं तो अलग अलग बैकग्राउंड के एडवाइजर, अलग अलग माइंडसेट के एडवाइजर, उसमें से हो सकता है कुछ लोग जॉब भी करने वाले हो, पार्ट टाइम काम करने वाले हो, तो इनको मैनेज करना ये बहुत चैलेंज का काम है। सर तो इसमें ये कैसे मैनेज करते थे आप? सबसे बड़ा सहारा मैंने मेरी जो पर्सनल ऑफिस की है उससे मुझे मिला, क्योंकि जो एजेंट नया जुड़ता है तो पार्ट टाइम जुड़ता है, फुल टाइम नहीं आता। अच्छा। और हमारा एलआईसी का तो जो 11 से 6 का जो वक्त होता है या 10 से 6 का वक्त होता है, उनके साथ उनका जो टाइमिंग मैच नहीं होता। तो मेरा हम्म। अपना ऑफिस कभी कभी रात को 11 बजे तक खुला रहता था सर। और अच्छा। सुबह, हाँ, सुबह में सर 8 बजे मेरा ऑफिस खुल जाता था। तो हम्म। जो एजेंट बाहर जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस छोटा बड़ा है, उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता था। और हम्म। दूसरा सर, मैंने एक ट्रांसपेरेंसी रखी थी, मैं कोई बात किसी भी एजेंट से कहीं छुपाता नहीं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल 2008 में जब सीएलआई का स्कीम आई, आपको पता होगा, हम्म। वो ज्यादातर हमारे साथी लोगों ने जो उनका सर्कुलर वो सब एजेंट को बताते नहीं थे, वो मैनेजमेंट मीटिंग बुला के कहते थे। लेकिन मैंने जो 18-20 पेज का वो सर्कुलर था, मैंने अपने पैसों से उनका जेरोक्स करवाया, और मेरा लगभग 20 क्लब मेंबर थे एलिजिबल, डीएमएन हम्म। एबो क्लब मेंबर उस वक्त जो सीएलआई बन सकते थे, अच्छा। उनको मैंने मेरी ऑफिस में बुलाया और मैंने उनको बधाई दी कि एलआईसी मैनेजमेंट आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचा है, और ये इसका हम्म। सर्कुलर है, मैं अपनी तरफ से आपको देता हूँ, और पूरा स्कीम उनको समझाइए, सीएलआई का जो स्कीम है ना पूरा मैंने उनको समझाया। और क्या बाद में बात है। लोगों को बताया आप मेरी तरह एजेंट रिक्रूट भी कर सकते हो, लेकिन इसमें जो माइनस पॉइंट एक ही है कि आप जहां रिक्रूट करोगे वहां से फिर आप बिजनेस नहीं ला पाओगे, क्योंकि आपका तो अपना खुद का एजेंसी भी चलाना होता है, अपना क्लब मेंबरशिप मेंटेन करना होता है, अपना रिन्यूअल कमीशन बिल्ड करना होता है। तो मेरे जो 18 एजेंट थे एलिजिबल, उन्होंने एक साथ मुझे वहां बोल दिया कि सर आप ब्रांच मैनेजर को या एमएम साहब को बोल दो कि हमें सीएलआई नहीं बनना है। अच्छा। हाँ जी सर, आप हमारे पास अगर कोई एजेंसी लेने के लिए आएंगे तो हम आपके पास लेके आएंगे। आज क्या तक बात सर है। मेरी टीम में से 18 लोग एलिजिबल थे, लेकिन एक भी एजेंसी सीएलआई नहीं बना। इसके अच्छा। लिए हाँ, क्यों कहेंगे, मैंने देखा है कि एजेंट से हम कुछ छुपाते हैं ना तो थोड़ा हमसे नाराज हो जाते हैं, जानबूझ के हमारे खिलाफ चला जाता है। लेकिन मेरी टीम में सद्भाग्य से मैंने कभी एजेंटों से कुछ छुपाया नहीं, इसकी वजह से वो लोग कभी मेरे खिलाफ गए नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये तो आपने जो बात कही है ट्रांसपेरेंसी, एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ये ट्रस्ट पे चलती है, विश्वास पे चलती है। तो एज अ लीडर, एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, हमारी जो टीम है उनका भी हमारे ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और आपने तो मतलब बहुत ही कम सुनने में मिलता है, आपने जो बताया मुझे कि आपने खुद होके उनको बुलाया और पूरा स्कीम बताया और जेरोक्स करके उनको दिया। चाय तो पानी ये नाश्ते के साथ, चाय पानी नाश्ते के चाय पानी नाश्ते के साथ, ये रियली बहुत बड़ा काम आपने किया, और साथ। मुझे लगता है। हाँ। मैंने आपको शुरू में बताया ना कि बच्चों की तरह मैंने अपने एजेंटों को पाला था, तो उस वक्त हाँ। कि हमारा बच्चों के लिए अगर कोई चीज आती है तो मैं बताऊँ, बाहर का कोई बताए इससे पहले मेरे को ही बता देना चाहिए ना, क्योंकि सही वो बात है। ये स्कीम छुपी रहने वाली तो थी नहीं, कहीं सही ना बात है कहीं एकदम। से एजेंट को पता लगने वाला ही था। तो इससे बेहतर यह होगा कि मैं ही उन लोगों को बता बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये रियली ट्रांसपेरेंसी से दूं। विश्वास बढ़ता है। नहीं और इसका रिजल्ट भी आपको मिला कि 18 लोग एलिजिबल होने के बावजूद भी उन्होंने सीएलआई के लिए अप्लाई नहीं किया। नहीं सर। ये बहुत बड़ा विश्वास है आपके ऊपर, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आप ही इतने ट्रांसपेरेंट है, तो बाकी जब आप सब कुछ बता ही दे रहे है ना, तो क्या सोचना है। बहुत बढ़िया। आपने जैसे अपनी स्टोरी के बारे में बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंस्पायर हो गया मैं जब मैंने थोड़ा सा आपके परिवार के बारे में जाना कि आपके 2 बच्चे हैं और उन्होंने उनका भी बहुत अच्छा एजुकेशन हुआ, और उसमें से एक मेरे ख्याल से जर्मनी में सेटल हो गए हैं और एक अहमदाबाद में। तो एलआईसी कॉरपोरेशन के माध्यम से, क्योंकि आपने ये भी बताया कि एक ज़माना ऐसा था कि जब आप हॉस्टल में थे, आपने 3 दिन का बताया कि भोजन तब नहीं कर पाए थे, वहाँ से लेके अगरबत्ती बेचने तक का बिजनेस, वहाँ से लेके एलआईसी में एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर, ये करते 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 आपने अपने बच्चों को इतना अच्छे से एजुकेशन दिया और बहुत ही अच्छे सेट किया। थोड़ा उनके बारे में बताइए कि ये एलआईसी का कंट्रीब्यूशन आपके ज़िंदगी में, आपके परिवार के लिए कितना बड़ा है, कैसा है? बहुत बहुत बढ़िया सर। देखो, राजकोट के अंदर जो बढ़िया नंबर 1 जो स्कूल है, हमारा हाँ। एसएम के स्कूल कहा जाता है, वहां मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया। जहाँ अच्छा। जो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो भी दोबारा सोचते हैं कि वहां अपने बच्चे को एडमिशन ले क्या करें, क्योंकि बहुत हम्म। एक्सपेंस आता है। हम्म। फीस का तो आता है, लेकिन रेगुलर उन लोगों का एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कितना रहता है, उनके ऊपर खर्च लगता है।
तो मैंने अपने दोनों बच्चों को 12th स्टैंडर्ड तक वही स्कूल में पढ़ाया। बाद में बड़े बेटा था, उनको SRM चेन्नई में इंजीनियरिंग करने के लिए भेजा। हम्म। वहाँ इंजीनियरिंग करने के बाद उनका जो सर मैथ्स और केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज आया था, अच्छा। और उनका इतना बहुत अच्छा स्कोर था। और उनको फ्रांस भेजे, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब का प्लेसमेंट भी हो गया। प्लेसमेंट होता है ना वहाँ। तो हम्म मैं तो खुश हो गया, लेकिन वो लोग सडन बेटा एक बार आके बोलता है, पापा मेरे को जॉब ज्वाइन नहीं करना है, मेरे को तो मास्टर करने के लिए जर्मनी जाना है। तो सर हम्म। उस वक्त मुझे LIC के ऊपर गर्व आया, क्योंकि अगर मैं LIC में नहीं होता तो मैं अच्छा। उनको फौरन हाँ नहीं बोल देता। मैंने उसी वक्त हाँ। उनको बोल दिया, ठीक है बेटा, तेरे को जो मर्जी पड़े वो करो, हम्म। लेकिन इसके लिए आपको एडमिशन वहां करवाना पड़ता है, जर्मन जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ता है, और आपको जो एग्जाम उनका टॉफेल वो सब पास करना पड़ता है। तो वो बोलता है, पापा जो वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी है, म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां मुझे एडमिशन कंफर्म होने वाला है। और वो यूनिवर्सिटी का जो मीडियम ऑफ एजुकेशन वो इंग्लिश में है। और वहां के हम्म। दिन में लेटर भेज रहे हैं कि भाई आपको जर्मन लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जर्मन जाने के लिए मुझे जर्मन सीखने की जरूरत है। क्या और बात है। वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटी पैकी की एक जो यूनिवर्सिटी है, म्यूनिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी, वहां उनको एडमिशन मिल गया। और दूसरा उनका जो टोफेल का है वो भी उन्होंने अपने पहले से ही, उनका प्लानिंग शायद था, मेरे को बताया नहीं था, वो 7th या 8th सेमेस्टर में था, तब से उन्होंने प्लानिंग कर लिया था। तो बच्चे बच्चे सर का कैलिबर थे। लेकिन अगर सपोज मैं LIC में नहीं होता तो हम्म शायद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाता कि तुम जाओ, क्योंकि खर्च कैसे कहाँ से निकालेंगे। हम्म। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बोला, मैंने एक सेकंड भी सोचा नहीं, और उनको बोल दिया, ठीक है बेटा, तेरी मर्जी में जो है वो करो, अगर आपको पढ़ाई करने के लिए, मास्टर करने के लिए जर्मनी जाना है तो जाओ। मैंने हम्म फौरन उनका सब इंतजाम कर दिया, उनका फंडिंग कर दिया, और हम्म। उनका जो भी करना था वो कर दिया। उन्होंने वहां 2 साल मास्टर किया, और वहां वो उनका जॉब मिल गया। बहुत अच्छा। और जितना मैं जान पाया हूँ आपको, जैसे आपने बताया कि जब आप ब्रांच में भी थे तो ब्रांच में भी आपका नंबर हाँ, पहले पहले दो तीन पहले में आता है। पहले 2 या 3 में आता था, राइट? हाँ, और डिवीजन आप में पहले 15 में आता है, 10 में पहले डिवीजन 10 में भी में। आपका पहले 15 में आता था, यानी कि हमेशा आप रैंकिंग में रहे, हाँ, रैंकिंग में है देखिए ना? सर, जो जो SBA बनता है ना, उसका हम्म कंडीशन क्या होता है सर। हमें जब 2009 में SBA बना, तो उस वक्त हम्म उनका कंडीशन, हमारा कॉस्ट रेशियो 3% के नीचे नीचे जिसका आता है वही SBA बन सकता था। तो मेरा हम्म। उस वक्त 2.87 के कॉस्ट से मैं SBA बना था। तो 3% के नीचे की कॉस्ट लाना वो उतना आसान नहीं था डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए। करेक्ट। तो पहले से ही वो लेवल पे तो मैं पहले से ही काम कर रहा था। इस हम्म। वजह से SBA बन पाया, सब तो SBA बन नहीं पा रहे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो एसबीए बनना ये बहुत अच्छी बात है, और डेफिनेटली आपने लगभग 2009 के बाद 2018 हाँ, तक हाँ तो जी। काम किया एज एसबीए। और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इवन हाँ आफ्टर सर, मैं रिटायरमेंट। अपने दूसरे बेटे के बारे में बता दूं। हाँ जी, वो बताइए। उसका उसका भी एक स्टोरी अलग है, क्योंकि जब हम्म वो 12th में था, तो हमारे यहाँ का जो कॉलेज का जो ओनर है, वो शायद इतना बड़ा आदमी है, और स्कूल भी इतना बढ़िया, किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता। मेरे को सामने से उन्होंने बुलाया, और मुझे बोला कि वोरा साहब, आप अपने बेटे को क्यों इंजीनियरिंग में भेजना चाहते हो। मैंने कहा, सर मेरा बड़ा बेटा इंजीनियर है, तो दूसरा भी इंजीनियर बनना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि भाई, हमारा जो स्कूल टीचर्स का जो फीडबैक है, ये तो क्रिएटिव माइंड वाला लड़का है, उनको आप उनके जो चॉइस है उनके हिसाब से आप करवाओ। उनका तो डिजाइनिंग में था, वेब डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग में उनका चल रहा था। अच्छा। तो प्रिंसिपल से, उनके जो है स्कूल प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बताया कि सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का जो लोगो उन्होंने बनाया, वहां से उनको गिफ्ट मिला है। दूसरा, उन्होंने उनके लिए सर हम लैपटॉप खरीदने के लिए गए थे, हम्म डेल का। तो डेल वालों ने बोला कि हमारा एक स्कीम चल रहा है, अगर ये लड़का कोई अच्छा कोई स्लोगन बना के हमें देगा, और हमारा जो कॉर्पोरेट ऑफिस उसको स्वीकार कर लेगा, तो लैपटॉप का आपका परचेज प्राइस है, टैक्स बात करके आपको वापस कर देंगे। तो मेरा जो क्रिएटिव माइंड वाला छोटा बेटा है मौलिक, उन्होंने एक स्लोगन बना के उनको भेजा, और भाई गॉड की मेहरबानी से वो सिलेक्ट हो गया, तो लैपटॉप का पैसा भी वापस मिल गया। ओह उन्होंने, कंपनी ने रिफंड कर दिया डेल वालों ने। तो अच्छा। मुझे ये कंफर्म हो गया कि अभी इसको इंजीनियरिंग में नहीं भेजना है, उनको कम्युनिकेशन डिजाइनिंग में, पुणे से हमने सिम्बायोसिस में उनको डिजाइनर बनाया है। वो वेब अच्छा, डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन डिजाइनिंग का अपना अहमदाबाद से खुद का कंपनी चला रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी कन्वर्ट किया है। तो पिछले खुद का 5 कंपनी चला रहे हैं? हाँ जी, पिछले 5 साल से वो अपना ओनरशिप था, प्रोप्राइटरशिप था। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट किया है। और क्या बात है। उनके पास भी सर जो क्लाइंट बेस है वो एब्रोड का है, UK का अच्छा, है, जर्मनी का है, और दुबई का, वो सब आउट ऑफ कंट्री का, चाइना का है, कोई श्रीलंका का भी है। तो उनके उन्होंने पास जो अपना क्लाइंट बेस है उनका इंटरनेशनल क्लाइंट बेस। तो एजुकेशन उनका मुंबई पुणे में हुआ था पर उनका, सिम्बायोसिस में? हाँ, ग्रेजुएशन उनका पुणे में हुआ। लेकिन हम्म 12th तक हमारे यहाँ की लोकल जो स्कूल है, मैंने आपको बोला ना, राजकोट में। सबसे महंगी और बढ़िया स्कूल।
बढ़िया स्कूल वहां पे उस किया स्कूल आपने। का सर, उस स्कूल का, मैं तो स्कूल का प्रमोट करना नहीं चाहता, लेकिन स्कूल की खासियत है, उस स्कूल में जिन लोगों ने अपना बच्चे पढ़ाए हैं ना सर, वो हम्म। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो अपना रास्ता निकाल लेंगे। उनका जो सिर्फ पुस्तक का ज्ञान नहीं, सिर्फ बुक से बुक्स रिलेटेड ज्ञान नहीं, वो अच्छी इस बात है। तरीके से अपने बच्चों को इस तरीके से एजुकेट करते हैं कि वहां से निकला हुआ बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में जाएगा तो अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। आप स्कूल का नाम बता सकते हैं हमें, जब इतना अच्छे बात कर अरे रहे सर, तो। ऐसे ऐसे एसएन एसएन कंसागरा स्कूल है। अच्छा, वेरी गुड वेरी ऐसे गुड वेरी एसएन गुड। के छोटे नाम से, एसएन के नाम से जाना जाता एसएन के नाम से जाना जाता है। है। तो दर्शकों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप राजकोट से बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली एसएन के विद्यालय के बारे में जानिए, और वहाँ से हमें इतना अच्छा रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आप उसको चॉइस के तौर पे देख सकते हैं। जितेश जी, एक और बहुत ही अच्छा मुझे मतलब एलआईसी के साथ आपका जो लगाव है ना, आपने जिंदगी में पहले किसी बड़ी कंपनी में काम किया तो एलआईसी में काम किया, और एलआईसी के साथ आप रिटायर हुए 2018 में, और उसके बाद आपने एलआईसी, मतलब ये तो कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा कह सकते हैं कि आप रिटायर हुए और एलआईसी ने एक ऐसी योजना लॉन्च की कि आफ्टर रिटायरमेंट भी आप एलआईसी के साथ जुड़ सकते हैं, हाँ जी सर। मेरे ख्याल से एलआईसी एसोसिएट के तौर पे। हाँ जी सर। और आप पिछले 6 साल से 2018 से लेकर आज तक एलआईसी एसोसिएट के तौर पे भी काम कर रहे हैं। जी जी सर। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है मतलब एलआईसी के लिए और देश के लिए, फाइनेंशियल एजुकेशन, अभी मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ बहुत अच्छे से बैनर आपने लगाया है फाइनेंशियल एजुकेशन का, तो सही मामले में आप भारत में एक जो क्रांति हो रही है, एजुकेशन की क्रांति हो रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी, आर्थिक साक्षरता की जो क्रांति हो रही है, उसमें आप अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो आपका रिटायरमेंट के बाद का जो 6 साल है, ये एक्सपीरियंस कैसे था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर इसमें थोड़ा तो एलआईसी का, एलआईसी खुद भी उनके ऊपर जो एक अपने हिसाब से स्कीम बनाया है, जो पहले मिलता था उतना नहीं मिलता। ओके। लेकिन मैंने सर जो लाइफ में स्ट्रगल किया था, जो संघर्ष किया था, इसके हिसाब से मैंने सोचा कि मेरे को तो भगवान ने बहुत कुछ दे दिया है। हम्म। जनरली किसी भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते हैं, तो मुझे तो उनके लिए इकट्ठा करने की आवश्यकता ही नहीं है, दोनों को खुद के लिए पर है। और सर यकीन मानिए, मैंने अपने बच्चों को आज बोलता हूँ कि आपको किसी हेल्प की जरूरत है तो बोलते नहीं पापा। आज की डेट में मैं उनको ऑफर करता रहता हूँ, क्योंकि ईश्वर की दया से मेरे पास थोड़ा है। तो वो लोग आज, ज्यादातर क्या होता है सर, बच्चे पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना उनके लिए वो खेचतानी नहीं करते, लेकिन मेरे बच्चे इससे अलग है। वो बोलते हैं हमें चाहिए ही नहीं आपसे कुछ, आपको आपको कुछ चाहिए तो बोलो। तो एलआईसी का जो एक्सपीरियंस है, पैसे इतना नहीं मिलते, लेकिन एजेंटों के साथ जो मेरा सर लगाव है, मैं आपको एक इसी महीने में जो होने वाला एक इवेंट बता दूं। जब मैं यहाँ लिखा था, एसपीए था, तब आप मेरे एजेंट को टीम के साथ नासिक, सीडी सभी जगह पे मैं उनको टूर करवाता था, उदयपुर, जयपुर, हर जगह पे मैं अपने खर्चे से हमारी एजेंट की टीम को मैं ले जाता था फैमिली के साथ। तो अब एजेंट क्या बोल रहे हैं, 15 तारीख को इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया है, मेरे 5-6 लोगों ने मिलकर कच्छ के रण में जाने का। तो उन्होंने मुझे फोन करके बोल दिया, सब आपको और आपकी वाइफ को दोनों को हमारे साथ आना है। अच्छा, पहले मैं उन लोगों को ले जाता था, अब ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। तो इतना क्या एक बात है। अच्छा एक फैमिली रिश्ता जो एजेंटों के साथ बना है सर, वो पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत अच्छी बात है। है। ये 15 तारीख को ये लोग प्रोग्राम बना रहे हैं, उसमें हम जाएंगे साथ में। क्या बात है, क्या बात है। और ये जो अपनापन है ना कि उन्होंने आपको हक से बुलाया, तो ये फैमिली बहुत, रिश्ता। हाँ, फैमिली रिश्ता बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, और डेफिनेटली ये ग्रोथ के लिए भी बढ़िया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी फैमिली भी आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करती है मेरे ख्याल से, आप अदर देन एलआईसी एसोसिएट भी अपने हाँ जी सर। परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो आफ्टर रिटायरमेंट सबसे बड़ी बात यह है कि रिटायरमेंट के बाद ऑलरेडी आपने अपने रिटायरमेंट का अच्छे से प्लानिंग करके रखा, तो उसमें कोई डाउट नहीं हाँ है, जी लेकिन जी जब सर। आपके पास कैलिबर है और जब आपके पास भगवान ने शक्ति दिया है कुछ करने का, और आपके पास नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस है, तो हाँ जी उसका हाँ जी। यूज होना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपका दिनचर्या जानना चाहता हूं कि आप सुबह उठते कितने बजे है, आपका दिन भर शेड्यूल कैसे चलता है, क्योंकि इस बस उम्र तो, में। हाँ जी हाँ, हाँ जी बताइए सर, बताइए मेरा बताइए। 66 का एज कंप्लीट हो गया। 66 एज आपका कंप्लीट हो गया है। और मैं 4:30 बजे उठता हूँ। 4:30 बजे उठते हैं? हाँ जी हाँ जी, उठने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये सब करता हूँ। जी। फिर हमारा एक हेल्थ क्लब रहता है जो ऑनलाइन रहता है, हम्म। 1 घंटा उनके साथ जोड़ता हूँ, जो हेल्थ रिलेटेड नए नए टॉपिक को लोग हमें बताते हैं। और हम्म। डेली नए नए सब्जेक्ट आते हैं जो हमारी लाइफ में हम हेल्थी हैबिट के लिए हम डेवलप करते हैं। और जो उनके हिसाब से हम हमारा पूरा शेड्यूल मैंने बनाया है। और रात को 10 बजे तक सर मेरा जो एनर्जी और स्फूर्ति वही रहता है, क्योंकि मैं ये हेल्थी कम्युनिटी के साथ जुड़ गया हूँ ना, इसलिए। अच्छा, वेरी गुड नाम वेरी लेके गुड। मैं प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन नहीं, अच्छी बात है। उनके साथ जुड़े रहने से मेरा जो क्या बोलता है, पूरे दिन का मेरा शेड्यूल अच्छा रहता है और मैं हेल्दी रहता हूँ। वेरी गुड वेरी मेरी गुड। ब्रांच तो में भी जाता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि आप 66 की एज में इतना एनर्जेटिक क्यों है, तो इसका इसका ओके वजह हेल्दी हैबिट्स। और अब ओके। पूरा पूरा दिन का, सुबह उठने के शाम तक का मेरा एक तो व्यसन नहीं है कुछ, मेरा चाय भी नहीं पीता।
बीड़ी सिगरेट तंबाकू ऐसा कुछ मुझे व्यसन है ही नहीं, किसी चीज का व्यसन नहीं है। अब सिर्फ हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज और पूरे दिन का एजेंटों के लिए जो भी मेरे उनको जरूरत है उनका सपोर्ट करता हूँ। और मैं तो इसको सब होलिस्टिक लाइफ मानता हूँ। कई लोग बोलते हैं बहुत अच्छी मंदिर में बात है। जाके होलिस्टिक लाइफ को जी जाती है, मैं तो इसको ही होलिस्टिक लाइफ मानता हूँ। आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा, है ना, हाँ, बहुत क्या अच्छी जो बात। मेरा फैमिली मेंबर का हर मेंबर का अपना अपना अर्निंग कैसे। वेरी गुड, वेरी गुड। जितेश जी, आपने लगभग LIC में काफ़ी सालों तक काम किया। अभी आप LIC एसोसिएट के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। ये जर्नी में अभी जो लॉकडाउन के बाद जो परिवर्तन भारत में आ रहा है, किस हाँ जी प्रकार सर। का परिवर्तन आ रहा है कि जैसे हम आज से 15-20 साल पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए फिजिकली कस्टमर के घर जाते थे, उसको फोन करते थे, हाँ अपॉइंटमेंट जी लेते थे, हाँ जी फिर सर। प्लान समझाते थे, फिर फॉलोअप करते थे, ये फिजिकल काम करता हाँ चलता जी था। आज के डेट में इंटरनेट के दुनिया में हाँ जी जब सर। सबसे ज्यादा ट्रैफिक, जैसे आप हाँ जी गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात में मैंने काफी बार ऐसा गुजराती बैकग्राउंड से सुना है कि अगर आपको दुकान लगाना है तो ऐसी जगह दुकान लगाइए जहां जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है। हाँ जी जहां सर। भीड़ है वहां पे दुकान लगे तो धंधा होगा, बिजनेस होगा, हाँ जी सर। राइट। तो आज के डेट में सबसे ज्यादा भीड़ कहां पे होती है? तो इंटरनेट पे होती है, जी यूट्यूब सर। पे होती है, फेसबुक पे होती है, लिंक्डइन पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है, गूगल पे होती है। और आज के डेट में हर एडवाइजर, हर अभिकर्ता, जो भले नया रहे या पुराना रहे, उसने अपने आप को डेवलप करना चाहिए इंटरनेट के लिए, है ना। तो आज हम ये जो इंटरव्यू ले पा रहे हैं, मैं नासिक से बिलोंग कर रहा हूं, आप राजकोट में बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम अच्छे से इंटरव्यू ले पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से। और आपने भी इतना अच्छा पीछे बैकग्राउंड लगा है जो मैं देख पा रहा हूं, ये भी इंटरनेट के सुविधा के माध्यम से। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आपने वो पूरा जिंदगी देखा है, एक फिजिकल काम कैसे होता है वो देखा है। मैं और बताऊं फिजिक, सर, बोलिए सही बोलिए बोलिए। बताऊं तो हाँ मैंने जो अपनी पूरी लाइफ में जो ट्रेनिंग लिया था हाँ। उससे ज्यादा ट्रेनिंग कोरोना के बाद लिया ऑनलाइन। पहले पहले क्या होता था, ये लोग ओके। इन्विटेशन देते हैं, 1-2 दिन का फिजिकल रहता है तो वो हम्म। वक्त नहीं मिलता, तो वो ट्रेनिंग लेना मुमकिन नहीं होता। पैसों का तो फीस का कोई प्रॉब्लम था ही नहीं। लेकिन राइट। अब जो कोरोना के बाद देखो सर, आपका जो मैं वैल्यू मार्केटिंग में ज्वाइन किया है, 2 सेशन है, तीसरा चौथा सेशन है, तो रात को रहता है तो वक्त मिलता है सर। तो ट्रेनिंग यस। लेने का, अपने आप को खुद को अपडेट करने का पूरा वक्त मिलता है। वक्त और मिलता है। दूसरा दूसरा पहले क्या होता था सर, पार्टी का अपॉइंटमेंट ये सब झंझट रहती थी। अब तो कभी कभी हम एजेंट को बोलते हैं कि तुम अपने घर पे पार्टी को अगर कोई क्वेरी है तो मेरे को कॉन्फ्रेंस में ले लें, हम व्हाट्सएप में तीनों साथ में बात कर लेंगे। व्हाट्सएप में वीडियो क्या होता बात है, है, राइट। तो होता है, जूम मीटिंग भी होता है। और आपसे तुमने बहुत कुछ सर सीखा है। और आपसे जो भी मैं सीखता हूँ, इतने आपके साथ जो मैं इस ट्रेनिंग में जुड़ा हूँ, वो सारे का सारा मैं इम्प्लीमेंट एजेंटों के ऊपर करता हूँ। बहुत और ये अच्छी बात है। मजे की बात बता दूं सर, कहीं बात क्या होता है कि हम सिर्फ हमारे LIC का बिजनेस का फिगर देख के हम आंकलन करते हैं। हम्म तो मैं मेरे साहब को लेके मेरे एक एजेंट के ऑफिस में गया था। हम्म। तो एजेंट ने मेरे साहब को बोला, सर वोरा साहब के साथ हम इसलिए जुड़े हैं, उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो दिनचर्या है, उनसे हम इम्प्रेस है, उनसे कुछ कुछ ना कुछ सीखते हैं। सिर्फ बिजनेस वो उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था। और करेक्ट। दूसरा, आपसे सीख के मैं जो लोगों को सिखाता हूँ, वो सिर्फ LIC के लिए नहीं, अपना जो भी काम काज करते हैं सब में उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सही बात है, सही मुझसे बात है, बोलते भी यूनिवर्सल। है साहब। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं यार, करो आप, भाई मना तो नहीं कर सकता। हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी यहाँ बात से है। आपसे जो भी सीखता है मैं उनको बताता हूँ, वो अपना, क्योंकि आज की डेट में सर हम ऐसा नहीं बोल सकते, आप मैं तेरे को सिखाया LIC के अलावा कुछ मत करे, ऐसा तो कोई नहीं सकता। नहीं नहीं, सही बात है ना। कोशिश करते हैं कि आप 100% LIC का करो, हम कोशिश जरूर करेक्ट करते हैं, करेक्ट लेकिन करेक्ट करेक्ट। पॉसिबल नहीं होता। तो हम्म। आपसे जो सीखा है सर, उनका हमारी एजेंटों के लाइफ में बहुत बदलाव आया है। ओके। बहुत ही बदलाव आया। तो अभी हम ये वैल्यू मार्केटिंग जैसे आपने बताया, तो आपने हमारा वैल्यू मार्केटिंग का वेबिनार अटेंड किया पहले, फिर वैल्यू मार्केटिंग वर्कशॉप अटेंड किया। वैल्यू मार्केटिंग ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका फाउंडेशन ये है कि मार्केटिंग करने से पहले हमें सामने वाले कस्टमर के जिंदगी में कुछ वैल्यू क्रिएट करना चाहिए, है ना। जैसे लोहा है, ठंडा है, तो ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारने से पहले उसको गर्म करना चाहिए, बड़ा सिंपल है। अगर हमको गाजर का हलवा बेचना है तो गाजर का हलवा बेचने से पहले 1 चम्मच गाजर का हलवा टेस्ट के लिए दे देंगे, तो सामने वाले को टेस्ट आ जाएगा तो वो लेने वाला है। तो उसी प्रकार से वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से लोगों की जिंदगी में जितना ज्यादा वैल्यू आप क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा लोग आपके ऊपर विश्वास करेंगे, उतना जल्दी आपसे वो पॉलिसी लेंगे या आपसे व्यवहार करेंगे। जी तो ये सर। वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपने जब सीखा, पहली बार आपने जब सीखा, इसको समझा, अच्छा। तो आपको क्या लगता है वैल्यू मार्केटिंग आने वाले 5 साल में, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस के ग्रोथ के लिए इस वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर हम बिजनेस को करते हैं तो क्या कुछ एडेड एडवांटेज है, इसके कुछ फायदे हैं? 100% सर, 100%। क्योंकि इससे क्या होता है कि पार्टी को कन्विंस करवाने में एकदम आसान हो जाता है, हम्म क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि आपने जो हमें फाइनेंशियल प्लानिंग का जो 6 प्रायोरिटी बताया है, कॉमन हम्म। मिस्टेक के बारे में बताए, उनसे लोगों को क्लैरिटी मिलती है।
ज्यादातर मैं अपने एजेंटों को सर इस मोड पे ले जाऊं, पहले क्या मैं खुद भी हम क्या बेचते हैं, एक ही हमारा टारगेट रहता है, एलआईसी की पॉलिसी ले लो। अब हम एलआईसी की पॉलिसी को फाइनेंशियल प्लानिंग एक पार्ट समझ के बेच रहे हैं, तो एजेंटों के लिए भी आसान हो जाएगा, हमारे वेरी लिए गुड। करना भी आसान हो जाएगा। एजेंट आके हमें कंप्लेन करता था पहले कि लोग म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, एलआईसी पॉलिसी नहीं ले रहे हैं, तो हम बोलते हैं क्या करें। अब हम उनको बता दे आपसे सीखने के बाद कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के बिना कोई भी फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो ही नहीं सकता। हम मना नहीं करते स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, कहीं भी करो, विदाउट लाइफ इंश्योरेंस आपका फाइनेंशियल प्लानिंग कभी कंप्लीट ही नहीं हो सकता। वेरी गुड। एजेंट को बोलता हूँ भी आप हर दिन सर, मैं आपका टॉपिक जो डेली हमारा तो रिवीजन होता रहता है, तो मैं डेली बेस पे जो मैं एजेंटों से बातचीत करता हूँ, मेरा जो भी कॉन्वर्सेशन रहता है पार्टी, तो अपना कोई आपका कोई ना कोई टॉपिक आ ही जाता है। अरे वाह अच्छी बात है। इसका मतलब आपके एजेंट्स के दिमाग में वैल्यू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बैठ गया, ऐसे मुझे बोलने में हरकत नहीं। 100%। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे 2 एजेंटों ने तो आपका वो 5 डेज वाला किया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। जितेश जी, अभी हम डायरेक्टली बात करेंगे फिजिकल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? दोनों भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिजिटल मार्केटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको स्केल करना है, स्केल का मतलब क्या होता है, एक समय में ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। एग्जाम्पल के लिए अमेजॉन एक कंपनी है जिसके मालिक बैठते हैं अमेरिका में, लेकिन अमेजॉन में पूरा इंडिया भारत में एक वेबसाइट के माध्यम से करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है। हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, जोमेटो एक सिंपल सा ऐप है जिसके माध्यम से अगर आपको किसी होटल से खाना मंगाना है तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, घर में आ जाता है। तो उस सिस्टम के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से करोड़ों लोग दिन का ऑर्डर करते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं ओयो का। ओयो भी एक सिस्टम है जिसके माध्यम से आप होटल बुक कर सकते हैं। तो मेरा यह मानना है कि हर एडवाइजर जो ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहता है या ज्यादा बिजनेस ग्रो करना चाहता है, फिजिकल काम करते रहे, लेकिन फिजिकल के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी सीखे, अपना खुद के वीडियो बनाना सीखे, जूम मीटिंग कंडक्ट करना सीखे, चैट जीपीटी इस्तेमाल करना सीखे, अपने बिजनेस को सोशल मीडिया में प्रमोट करना सीखे। ये कॉन्सेप्ट जो हम वैल्यू मार्केटिंग में सिखाते हैं। तो आपके हिसाब से क्यों, मैं आपसे ये क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लाइफ इंश्योरेंस में दिया है और आपने एजेंट्स को बनाया है ना? तो ये जो आज आप सीख रहे हैं, मान लीजिए ये आज से 40 साल पहले जब आप ज्वाइन किए थे एलआईसी, उस समय अगर ये सिस्टम अगर होता मान लो, तो आपको लगता है आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाती है आज तक? तो आज मेरे कोड जो एलआईसी ने मुझे कोड, उसमें मेरा 1.5 लाख पॉलिसी होल्डर है। अगर ये 40 साल पहले आ गया होता तो शायद वो 1 करोड़ होता। अच्छा क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं बताऊं सर, देखो आज मेरा तो एक छोटा बेटा जो अहमदाबाद में बैठ के पूरे देश का, पूरे का वर्ल्ड का उनके पास क्लाइंट पेज है, वो कैसे है, वो लैपटॉप भी है, इंटरनेट के माध्यम से ही है। तो दूसरा एलआईसी भी इस रास्ते पे आगे बढ़ रही है। सपोज आपका एक वैल्यू मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट लेके जूम मीटिंग कंडक्ट किया, पार्टी कन्विंस हो गई, फिर एलआईसी ने भी आनंद स्कीम लॉन्च किया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड। पार्टी को बोलना भाई तेरे को तेरा डेटा मेरे को दे दो, डेटा एंट्री कर देता है, पार्टी को लिंक जाता है, पार्टी पेमेंट करती है, पार्टी वैलिडेट करती है, अपना पॉलिसी इश्यू हो जाती है। सर आधे घंटे में सब खत्म हो जाता है। 30 मिनट आपका प्रेजेंटेशन, बाद में 10 मिनट में उनके घर में पहुंची पॉलिसी पहुंच जाती है। और रात को 10 बजे भी कर सकते हैं। पहले तो क्या होता था, पार्टी के पास जब वक्त मिले तब वो हमें वक्त देती थी। अब तो हम पार्टी के बोलते हैं कि आपका डिनर कब खत्म होगा, इसके बाद आप डाइनिंग टेबल पे बैठे रहो, आपका मोबाइल या लैपटॉप खोलो, मैं आपसे बात कर लूंगा। और आपने जो सिखाया है वो सब उनसे बात करने के बाद पार्टी के दिमाग में तो कोई डाउट रहता ही नहीं। सही बात है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया। जितेश जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में एज अ न्यू एडवाइजर रिक्रूट होते हैं, आप भी नए नए रिक्रूटमेंट करते हैं। तो पूरे इंडिया में ऐसे लोग जिनको वैल्यू मार्केटिंग अगर नहीं पता है लेकिन वो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने जैसे आपने भी हमारा 1-2 घंटे का फ्री वेबिनार पहले कभी ना कभी अटेंड किया होगा, और उसके बाद ही आपको पता चला कि ऐसा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? फिर आपने पेड वर्कशॉप अटेंड किया, लेकिन कम से कम जो फ्री प्रोग्राम है 2 घंटे का, आपको क्या लगता है कि जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी हमारा प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, क्या उन्होंने करना चाहिए सर? एक बार उन्होंने करना चाहिए? आप सिर्फ एक बार फ्री नहीं सर, पेड भी करना चाहिए। ओके। कि आने वाले वक्त में अगर इंश्योरेंस मार्केट में सर्वाइव करना है तो इसके लिए कंपलसरी हो जाता है, वरना वो आउट हो जाएंगे सर। टिक ही नहीं पाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। एक एजेंट अपनी बाइक लेके पार्टी के पास पहुंचेगा, तब तक तो मैंने यहाँ ऑनलाइन पॉलिसी उनका इशू करा दिया होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया आपने तो प्रैक्टिकल की। जब तक आप बाइक लेके उसके पहुंचेंगे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन होके हो सकता है पॉलिसी लॉगिन भी हो जाए या फिर पॉलिसी सेल भी हो जाए, है ना? अच्छा, तो दोस्तों जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, एक सवाल आपके मन में आया होगा, ये वैल्यू मार्केटिंग क्या है, एग्जैक्टली कौन सा प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं? तो 2 मिनट जितेश जी, मैं हमारे जो ऑडियंस है उनको एग्जैक्टली इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो कहाँ जान सकते हैं?
आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब में जाके आपको जो सर यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे संतोष गारे, जो हमारा नाम है, अगर आप टाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल दिखेगा। इस यूट्यूब चैनल पे 150 से ज़्यादा वीडियोस है, और जो अभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं इसे हम सक्सेस पे चर्चा इंटरव्यू कहते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सक्सेसफुल एडवाइजर का इंटरव्यू यहाँ पे है। आप किसी भी इंटरव्यू को अगर क्लिक करते हैं और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, ये डिस्क्रिप्शन है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब डिटेल्स मिल जाएंगे कि हमारा जो 2 घंटे का फ्री वेबिनार होता है वो कब होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है, उसका जूम मीटिंग क्या है, उसका जूम लिंक क्या है, उसका आईडी क्या है, पासकोड क्या है, उसको ज्वाइन करने के लिए आपने हमारे कौन से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप लिंक को कैसे ज्वाइन करना है, अगर आपको किसी से बात करना है तो हमारे टीम मेंबर का नंबर भी दिया है। तो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे है। आप अगर हमारा फ्री वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। जितेश जी, आगे के कुछ सवाल मैं आपको ऐसे पूछूंगा जो हो सकता है थोड़े से इमोशनल भी हो लेकिन जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हम ये काम करते हैं, एडवाइजर्स के लिए काम करते हैं, एक एडवाइजर होता है पहले, फिर 2 हो जाते हैं, फिर 5 हो जाते हैं, फिर 10 हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि एडवाइजर को सपोर्ट की जरूरत होती है किसी कॉल पे एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर कि अगर आप आएंगे तो अच्छा है। और कभी कभी वो ऐसा टाइम पे होता है कि उसी समय आपके परिवार की भी कोई जिम्मेदारी आपके पास शायद से आ जाए। तो जिंदगी में ऐसे मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए होंगे अपने परिवार के लिए, अपने अभिकर्ताओं को बेनिफिट देने के लिए, अपने अभिकर्ताओं को सपोर्ट करने के लिए। ये जो एंगल है, ये एंगल बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, बताइए। मेरी वाइफ आज भी मुझे बोलती है कि आपने सिर्फ पैसे दिए, बच्चे कब मोटे हो गए आपको पता ही नहीं, कब पैसे अच्छा। हमारे बच्चे कब बड़े हो गए आपको पता नहीं। कभी सर्दी अच्छा। में खांसी तो मैं अकेले लेके जाती थी, आपको तो अच्छा। पता ही नहीं होता, आप अपने एजेंट के साथ रात को 12-12 बजे तक घूमते रहते हो। घर ओके। में क्या होता है आपको पता नहीं होता, सिर्फ घर चलाने के लिए पैसा दे देते हो, बाकी तो फीस भरने के लिए पैसा दे देते हो, बाकी आपको पता है। इतना हमने एजेंटों को प्रायोरिटी दिया है सर, एलआईसी के बिजनेस में हमने इतना प्रायोरिटी दिया है कि हमारा बच्चों की जिम्मेवारी अगर हमारी वाइफ ने नहीं उठाई होती सर, इस वक्त मैं मेरी वाइफ का भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, जी क्योंकि जी, अगर जरूर उन्होंने कीजिए। उन्होंने सर अगर ये बच्चों की जिम्मेवारी नहीं उठाई होती हम्म। 100%, तो हम्म। कैसे मैं मार्केट में ऑपरेट कर पाता, अपने एजेंटों को कैसे सपोर्ट कर पाता। सही बात है, सही बात है। और ये जो सेक्रीफाइस है, ये सेक्रीफाइस इट पेज अ लॉट। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इट पेज अ लॉट, क्योंकि कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, और हो सकता है उसी पीरियड में आपके किसी एडवाइजर का कोई इंपॉर्टेंट कॉल है और उसने आपको 5-6 दिन पहले बता के रखा था कि सर हमें वहाँ पे जाना है ना, आप उनको ना कह सकते हो, तो सेक्रीफाइस तो पे करना पड़ता है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जो है ये चैलेंज का बिजनेस है। शुरुआती दौर पे ऐसे कुछ अभिकर्ता हो सकते हैं कि जो हार्डवर्क कर रहे हैं, जो कस्टमर के पास जा रहे हैं, प्लान समझा रहे हैं, लेकिन उनके 15 दिन से पॉलिसी नहीं बिक रही है, 1 महीने से पॉलिसी, ऐसा हो सकता है, ऐसा होता भी है बहुत बार। और जब ऐसा जब प्रैक्टिकली होता है कि आप देख रहे हैं वो इंसान जेन्युइन है, वो काम कर रहा है ईमानदारी से, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो कभी कभी हमें उसको एक पॉजिटिव बना के रखना बहुत जरूरी होता है कि वो भी ये बिजनेस के बारे में नेगेटिव ना सोचे। प्लस हमें ये भी अंदर से फिक्र होती है कि इसके कुछ पॉलिसी हो जाए जिससे उसको 2 पैसा मिल जाए। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसा सिचुएशन आपके साथ भी हुआ होगा कभी न कभी। बहुत होता है, बहुत होता है। अच्छा। उसी वक्त हमारा आपका ट्रेनिंग हमें उसी वक्त काम आता है, क्योंकि एजेंट मैं अकेला हूँ, मेरी टीम में 50-60 एजेंट है, वो ओके। इसमें से आधे से ज्यादा डिमोटिवेट रहते हैं, तो वो सारे मिलके मुझे डिमोटिवेट करते हैं, कितने कितने वक्त लगेगा। अरे बाप रे। मैं मोटिवेटेड लेने के लिए अगर ऐसा ट्रेनिंग ये सब अटेंड नहीं करता तो मैं ओके। सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहता, और मैं मोटिवेटेड नहीं रहता तो मैं एजेंटों को कैसे मोटिवेट कर पाता। सही तो बात है। मुझे पहले पहले तो मुझे इसमें ये सारी चीजों का इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ट्रेनिंग लेना चाहिए, डेली बेस पे ऐसे लोगों के साथ, ऐसे ग्रुप के साथ रहना चाहिए। इसके बाद हम्म। मेरे एजेंट को में जो भी परेशानी आती है, सब बहुत सारी परेशानी आती है। एक हम्म। बात तो मैं हमारा एक रियल एक्सपीरियंस मैं बताऊं, वो न्यू बिजनेस का नहीं है लेकिन पॉलिसी बंद करने का है। सात हम्म। आठ साल पहले की बात है। एक एजेंट आया मेरे पास शाम को, और उनका तो बोलते हैं ना थोड़ा मुंह पड़ा हुआ था। तो हम्म। मैंने क्या हुआ, क्यों इतना नाराज हो। सर एक पार्टी का जो है हमारे के फैमिली से 10-12 लाख का प्रीमियम रेगुलर आ रहा है, वो पार्टी बोलती है कि पॉलिसी सरेंडर करवा के हमें टर्म इंश्योरेंस ले लेना है, वो भी टाटा में, एलआईसी में नहीं लेना। हम्म। तो मैंने बोला ठीक है पार्टी का वक्त ले लो। तो पार्टी का उन्होंने वक्त लिया, सब रात को हमने 11 बजे का वक्त दिया। बड़ी पार्टी थी, हम्म। राजकोट एक एक्स एमपी का बेटा था। तो उनके पास हम रात को 11 बजे गए, उस रात को 2 बजे हम रिन्यूअल के चेक लेके नीचे। अच्छा। तो एजेंट को तो उससे ही मोटिवेट मिलेगा ना, क्योंकि 11 लाख का प्रीमियम अगर अब टर्मिनेट हो जाता, बंद हो जाता, तो उनका तो रिन्यूअल सीधा रिड्यूस हो जाता।
हम्म। तो इसी हालत में अगर एजेंटों के साथ हम रात या दिन देखे बिना अगर साथ नहीं देते तो एजेंट तो बंद ही हो जाता है, एलआईसी छोड़ देता है। सही है। एक ही झटके में उसका 10-11 लाख का प्रीमियम सरेंडर हो जाता है। और हम्म। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, उनके साथ रात को नहीं जाता, तो उनका कैसे भी करके उनका पॉलिसी चालू नहीं रखवाने की कोशिश करता, तो वो तो एजेंसी ही छोड़ देगा ना। हम्म। उनको डर बैठ जाता है कि आज इससे इतनी बड़ी पार्टी का हुआ, कल दूसरे का भी हो सकता है। हम्म। तो ऐसा तो रहता है सर, एजेंट नई पॉलिसी में भी रहता है और पुरानी जो हम्म। चालू पॉलिसी है वो बंद ना हो इसके लिए भी हमें एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सही है, सही है, सही है। और अभी जैसे आपने ट्रेनिंग की बात किया कि एजेंट्स का नॉलेज ये बिजनेस के लिए जरूरी है, तो आपने उनको ट्रेनिंग के लिए कभी नासिक लेके आए, कभी और बाकी लोकेशन पे आप लेके गए, ठीक है। जब एजेंट्स हम देखते हैं कि वो नए जब ज्वाइन हुए तब उनको कुछ नहीं आता था या फिर बहुत कम नॉलेज था, वो करते 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 अच्छा पॉलिसी बेचना चालू कर देते हैं, फिर वो एमडीआरटी करते हैं और उनका नाम हो जाता है, और वे उनके भी जिंदगी में हम भी परिवर्तन देखते हैं कि वो भी अपने परिवार को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये जर्नी देखते हो कि कोई एजेंट नया आया था और आज वो इतना सेट हो गया है, तो अंदर से क्या फीलिंग आता है कि इतना मतलब हमने किसी सर, कुछ सर किसी बहुत जिंदगी बढ़िया, पे कुछ, बहुत हाँ। बहुत बढ़िया फीलिंग आती है। मैं आपको एक ओके। सही बात बताऊं कि हाँ। 1986 में मैंने एलआईसी ज्वाइन किया और 90 के आसपास राजकोट आया। और हम्म। मेरी टीम में आज जो बहुत बड़े पैसे वाले एजेंट हैं सर, हम्म। वो सब का बैकग्राउंड मेरे जैसे। आप अच्छा। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया था? 100 गांव के बैकग्राउंड वाले और सभी लोग यहाँ स्ट्रगल करके आगे निकले, आज सारे लोग करोड़पति हैं सर। अच्छा, क्या बात है। सिर्फ एलआईसी से नहीं, यहाँ हम्म। आने के बाद एलआईसी बेस है सर। सब लोग मानते हैं एलआईसी हमारी माँ है, और इसकी हम्म। वजह से हमने दूसरा भी बिजनेस डेवलप किया और बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए। अच्छा। मेरी आधी से ज्यादा टीम सर आज बहुत अच्छी पोजीशन में है, और इसकी सर मुझे बहुत बेहद खुशी है। वेरी गुड। क्यों आज बहुत। आज की डेट में वो लोग एलआईसी का काम ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कभी कभी कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में जब मैंने उनको एजेंसी दी उस वक्त की कंडीशन आज की कंडीशन में सर बहुत बहुत, हम्म। उस वक्त तो वो अपना सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, आज वो लोग दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम किसी को जिंदगी बना देते हैं, ये एक हाँ जी बहुत ही सर, अच्छा, हाँ जी मतलब एलआईसी के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको थी हाँ जी कि सर, हाँ जी आपने लोगों की जिंदगी बनाई, है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मैं जब 2012 से 2020 तक मैंने 8 साल के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी के 550 से ज़्यादा ब्रांचेस में फिजिकल जाकर ट्रेनिंग दिया, इवन राजकोट में भी मैं ट्रेनिंग के लिए आया था, हाँ जी ठीक है। सर, तो मुझे बहुत सारे एजेंट्स को ट्रेनिंग देने के बाद, बहुत सारे डेवलपमेंट ऑफिसर से बात करने के बाद, एसबीए से बात करने के बाद, ब्रांच में साहब से बात करने के बाद, है ना, तो मुझे एक एक्सपीरियंस ऐसे आया कि मैंने ये ऑब्जर्व किया कि एलआईसी में एजेंट्स के लिए जी सर, अगर लक नाम का कोई चीज है, हाँ जी सर, तो ये है कि आप जब रिक्रूट होते हैं तो आपको एक ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर मिलना जो तन मन धन से आपके लिए, मतलब आपके लिए वो जी जान लगा सकता है। जी सर, अगर ऐसे डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम में आप आ जाते हो या फिर आपको ऐसे डेवलपमेंट मिल जाते हैं, तो ये रियली लक है, और ये बहुत बड़ा लक है। और इसके केवल इस कारण से कि आपके डीओ इतने पावरफुल है, वो इंसान कहां से कहां तक जा सकता है, ये मैंने देखा है, आंखों से देखा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है पूरे इंडिया में। जब मैंने ट्रेनिंग लिया तो मैंने ये देखा कि कैसे, जैसे बोलते हैं ना कि एक पत्थर होता है, एक लोहे का या फिर पत्थर है, और उसको अगर कोई कौन सा पत्थर उसको उसको टच करते उसका सोना बन जाता है, क्या कहते हैं उसको? पारस 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 मनी। हाँ, तो पारस पारस पत्थर जो होता है वो पारस पत्थर, वो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। हाँ, टच करते उसका सोना बन जाता है। तो मुझे लगता है कि एक डेवलपमेंट ऑफिसर को लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के माध्यम से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर वो अपने आप को डेवलप करे और रियली तन मन धन से एजेंट्स के ग्रोथ के लिए लग जाए, काम पे लग जाए, तो वो धीरे धीरे एक पारस मनी जैसा बन जाता है कि वो जिसको भी छूता है वो सोना बन जाता है। तो जैसे आपने बोला कि जैसे आपका बैकग्राउंड वैसे ही आपके एजेंट्स का भी बैकग्राउंड बन गया, तो ये बहुत ही काबिले तारीफ है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का बहुत नाम करते हैं, एलआईसी का नाम तो ऑलरेडी बड़ा है, लेकिन हम भी उसकी तारीफ करते हैं, हम एजेंट्स की भी तारीफ करते हैं कि बहुत ही अच्छा इन्होंने बिजनेस की, एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब बिजनेस में एक एक व्यक्ति जिसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो आपके जैसे डेवलपमेंट ऑफिसर है, एसबीए है, लीडर्स है, कि जो कहीं ना कहीं उसमें बीच में है कि इनके वजह से भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एजेंट्स को आता है, और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, और हम करते भी हैं, और एलआईसी भी करती है, माँ उसमें कोई अपने डाउट ही बच्चे नहीं का है। हाथ पकड़ के कभी नहीं छोड़ती, वैसे ही जी। डेवलपमेंट ऑफिसर अपने जो एजेंट है उनका हाथ कभी नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ते, और ये एक नेक काम है, ये वो बहुत कभी गिरने नोबल नहीं देता। प्रोफेशन है। सही सही बात है, ये बहुत नेक काम है। पैसा कमाना ये तो कोई भी करता है, लेकिन पैसा कमाने के साथ सामने वाले को पैसा कमा के दिलाना या उसके भी पैसे के लिए कुछ प्लानिंग करना,
या फिर हम कह सकते हैं ना उसकी भी रोजी रोटी के लिए हम कंट्रीब्यूट करना, ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे सवाल पूछता हूँ कि जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है जी लेकिन सर। आपकी जिंदगी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। जी सर। आपकी हॉबी क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं? सर फ्री टाइम में मैं मूवी देखता हूँ। अच्छा। टीवी देखता हूँ, ज्यादा वक्त तो मिलता नहीं। और खास रीडिंग करता हूँ सर। मैंने अपना छोटा सा एक लाइब्रेरी घर में बना के रखा है। वेरी मैं गुड, वेरी गुड। पढ़ता रहता हूँ। और मूवी पढ़ने का देखना तो आपको मुझे अच्छा पहले लगता से है? बड़ा शौक होता है। मूवी देखना आपको अच्छा लगता है? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। हफ्ते में मूवी देखते हैं या महीने में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पहले देखता था, अभी तो कभी कभी वक्त मिलता है तो अभी तो मैं ये देखो सर 66 का वो, अभी तो मैं जो बोलते हैं ना महाभारत, महारर, महादेव, राधे हाँ। कृष्ण, वो सब सीरियल रात को देखता हूँ। अच्छा, अच्छी बात है, चलो। और आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? व्हाट इज, कौन सी डिश आपको ज्यादा अच्छी खाने लगती में है? सर मेरा कोई ऐसा फेवरेट नहीं, कुछ भी नहीं सर। अच्छा, आप हेल्थ कॉन्शियस है इसलिए आपने वैसे वैसे कुछ रखा वैसे नहीं। मैंने देखा जाए तो सीजर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, सिजलर आपको अच्छा लगता है, कुछ तो अच्छा लगता है यानी कि। ओके। हेल्थ के बारे में आप एक कॉमन इंसान को क्या टिप देना चाहेंगे? क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस, देखो कोरोना के बाद हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में अपने काम के शेड्यूल में बहुत सारे लोग हेल्थ को थोड़ा सा साइड में कर देते हैं, है ना? तो आप कुछ ऐसे चीज बताइए कि हेल्थ के लिए बेसिकली आराम से कोई इंसान क्या करे जिससे उसका एटलीस्ट नॉर्मल हेल्थ अच्छा रहे। सर ये मैं डिटेल्स में बताऊंगा। हाँ हाँ, बताइए। आज से 25-30 साल बाद हमारा जो फार्मिंग होता था हम्म। वो ऑर्गेनिक था। जो हमारी फार्म की जो लैंड थी उसमें पौष्टिकता थी। हम्म। उसमें जो भी न्यूट्रिएंट तत्व थे वो थे। वो हमारे जो वहां से हम गेहूं, चावल, हम्म। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो पकाते थे उसमें आते थे। आज की डेट में ज्यादा प्रोडक्शन की लेने की लालच में हम्म। फर्टिलाइजर और क्या जो इस पेस्टिसाइड का यूज होता है, इसकी वजह से हमारी जो जमीन की फलद्रुपता कम हो गई। हमारा गवर्नमेंट का एक सोयल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी इसका फिगर निकाला था कि हम्म। हमारी जो खेती की जमीन है उसमें 35 से 40% तक का जो पौष्टिकता है वो खत्म हो चुकी है। हम्म। अगर हम बोलते हैं ना, अगर खेत में ही कुछ नहीं होगा तो वहाँ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी लगाते हैं उसमें कुछ आता नहीं है, तो हम्म। वो हमारी थाली में आएगा। तो हमारी बॉडी को जो डेली बेस पे न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो तो चाहिए, वो मिल नहीं रहा, हमारी थाली से मिल नहीं रहा। कोई कितना भी महंगा ले, लेकिन जहां से खेत में वहां उत्पादन होता है वहां ही नहीं है तो आएगा नहीं। तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से पिछले 10 साल में हॉस्पिटल, बीमारी, लाइफस्टाइल बीमारी और ये सारी चीजें बढ़ गई। उसके हम्म। लिए हमें हमारी डेली बेस की जो डाइट है उनकी हैबिट्स को हमें बदलना आवश्यक है सर। हमारे शरीर को, आज की डेट में फास्ट फूड लोग ज्यादा खाते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन जो जो हमारे बॉडी को आवश्यक नहीं है ऐसी चीजें हम आंख आंख को लुभाती है इसलिए खाते हैं, जीभ को टेस्ट देती है इसलिए खाते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। और हमारी बॉडी को डेली बेस पे जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो इसके लिए हम सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हमारा जो पोर्शन कंट्रोल है खाने का, जो उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे तो हम्म। शायद जो बीमारियां हैं उनसे बचे रहेंगे। मेडिसिन के लाइफ जिसको बोलते हैं, बहुत सारी बातें हमने सुनी भी है, लेकिन हमें हमारी लाइफ में सर ये इंप्लीमेंट करने के अलावा दूसरा कोई आ रहा नहीं। हमारे सामने दो विकल्प है, या तो हम अपनी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेवलप करें, उसमें खर्च करें, या तो फिर बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में जाके खर्च करें। दो ही विकल्प है सर। तो डेली शेड्यूल में हमें अनावश्यक जो व्यसन है उसमें से निकलना चाहिए। अनावश्यक फूड जो हैबिट है, हम संपूर्ण मना नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं लोगों, हमारे राजकोट में तो सर आदत है और वेडनेसडे और संडे के दिन वो घर पे रसोई बनती ही नहीं है, मार्केट में ही जाके खाना खाते हैं। हम्म। तो इसमें जो बॉडी को जो चाहिए वो सब मिलता नहीं। हम्म। मेरे को तो मेरे ऑफिस वाले भी बोलते हैं, भाई आपने तो ये 60 साल के बाद जो आप गजब कर रहे हो। मैंने कहा मैंने इसमें कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने अपनी हेल्दी हैबिट डेवलप की है, ईटिंग हैबिट में चेंज लाया हूँ, वही है, बाकी कुछ नहीं है। वेरी वो गुड। आवश्यक हेल्दी रहने के लिए, क्योंकि हम अपनी बॉडी को कुछ भी कचरा डाल के, क्योंकि हमारा डस्टबिन तो है नहीं जो हमारा गट से गुजरी है, वो कोई डस्टबिन तो है नहीं, हम कुछ भी डालते रहते। वो तो एक सॉफ्ट ऑर्गन है, उसमें हम कुछ भी डालेंगे तो कैसे वो डाइजेस्ट करेगा। ओके। तो इसकी वजह से सर आज मेरे राजकोट में 2 दिन पहले 11 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया सर। 11 साल के बच्चे को? हाँ जी सर। छोटे छोटे बच्चे को हार्ट अटैक आने लगे, क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तब हम बच्चे थे तब हमारी माँ हमको क्या देती थी सर? रोटी के ऊपर घी गोल लगा के देती थी। अब फूड पैकेट देते हैं हमारे मॉडर्न लेडीज अपने बच्चों को, पैसा दे देते हैं, मार्केट में से जो फूड पैकेट आते हैं वो लेते देते हैं। तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो बच्चों का डेवलपमेंट कैसे सही होगा? हमारा मोदी साहब भी जो इसके ऊपर बहुत बात दे रहे हैं फिट इंडिया के ऊपर, लेकिन हर एक व्यक्ति को खुद को समझना होगा, अपनी ईटिंग जो हैबिट्स है उनको तो सर हेल्दी बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज बहुत आने वाले अच्छा। वक्त में तो पूरे वर्ल्ड का ही हालत है, हमारा इंडिया का ज्यादा खराब है।
हमारा सौराष्ट्र का तो इससे भी ज्यादा खराब है। गुजरात सौराष्ट्र वाले बहुत खाने पीने के शौकीन होते हैं। तो जो सर मेरे राजकोट में हर शहरी गली में सर हॉस्पिटल लग गई। अच्छा। 10-15 साल पहले इतना हॉस्पिटल था नहीं, हम्म। क्योंकि हमारी जो हेल्थी हैबिट है हो ही रही नहीं, हमारा ईटिंग हम्म। पैटर्न ही बदल गया सर आज की डेट बहुत अच्छा, आपने बहुत विस्तार से बताया और बहुत इंपॉर्टेंट बताया। मुझे लगता है हेल्थ कॉन्शियस के बारे में जो आपने बताया वो में। जी रियली ग्रेट है। आखिरी सवाल पूछूंगा आज के इंटरव्यू का, वो जी ये सर। है कि आप एलआईसी बिजनेस अभी एज एसोसिएट कर रहे हैं, आपके टीम है। हाँ जी सर। आप अगले 5 साल में अपने इस बिजनेस को कहाँ देखते हैं? व्हाट इज योर विजन फॉर नेक्स्ट 5 years अबाउट योर बिजनेस? आप किस सर तरीके से इसको ग्रो करना चाहेंगे? सर मेरा एक जो गोल है, अभी मैं 70 साल तक इसमें रहूंगा तो 10 MDRT बनाने का मेरा प्लानिंग है। वेरी गुड। और मेरा जो फैमिली का, मैंने शायद कल आपसे बात की थी, फैमिली का जो हमारा आज की डेट में पूरे फैमिली का जो हमारा इनकम है 2 करोड़, वो 5 करोड़ तक ले जाने का हमारा प्लानिंग है सर। ओके, मिनिमम। आपका पूरे फैमिली का इनकम लगभग 2 करोड़ का है। हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो पांच वेरी करोड़ तक गुड। ले जाने का हमारा प्लानिंग है। और मेरी टीम में से 10 MDRT मिनिमम में प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। और मेरा एक प्लानिंग दूसरा है, 25 नए एजेंट को अभी करता हूँ रिक्रूट करने का भी प्लानिंग है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जितेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जिस तरीके से खुल के आंसर दिए रियली काफ़ी है। और डेफिनेटली ये इंटरव्यू को भले ही लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर देखे या एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर या एसबी भी देखें, तो मुझे गारंटी की, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी आपने बताई और जिसके माध्यम से आपने अपने परिवार का भी ग्रोथ कर पाए, अपने एडवाइजर्स का ग्रोथ कर पाए। और मुझे वो एक बात बहुत दिल को छू गई, वो ये थी कि जब एलआईसी का सर्कुलर आया था, आपने बताया कि क्लिया के लिए, हाँ जी CLIA के जी सर, लिए, जी सर, जी सर। वो आपने खुद ने पैसा खर्चा करके एजेंट्स को ऑफिस में बुलाया, उसका सारा प्रिंट जेरोक्स निकाला, का, उनको जेरोक्स दिया, और जेरोक्स चाय पानी नाश्ते के साथ। चाय पानी नाश्ता के साथ आपने दिल खोल के उनको बताया। हाँ जी और सर। इतना ट्रांसपेरेंटली आपने बताया कि बाकी किसी ने उसको लिया ही नहीं और आपके साथ ही वो जुड़े रहे। ये रियली मेरे लिए बहुत ही अलग कुछ सीखने को मिला मुझे आपसे। तो मैं धन्यवाद देता हूं आपको इस इंटरव्यू में आने के लिए, और आपके आने वाले जो मनोकामना उसके लिए भी आपकी पूरी उसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। और वंस अगेन थैंक यू फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।